Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो फाइनली आई होप कि आपने अपना MSTCET का जो हम आपको टारगेट सीरीज दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हो और आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का MCQ सेशन पार्ट 1। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपके PYQ MCQs हैं, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के हैं। ठीक है, इस MCQ सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। सारे के सारे MCQ सेशंस आपको मिलेंगे, सारा का सारा वन शॉट जो लेक्चर्स है वो अपनी चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको ताज़ा ताज़ा रिकॉर्डेड सेशंस या ताज़ा ताज़ा लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो मैं बहुत सारे MSTCET के फ्री सेशंस लेती हूँ और उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनना। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके MSTCET 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है। मैम हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें? बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है और अब अनअकैडमी ने आपकी MSTCET की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है जहां पर आपकी CET की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूं जो ऑलरेडी मैं ले रही हूं। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने MSTCET के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10 ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो जॉइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ CET में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। ऑल राइट, तो आई होप कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां पर जाकर मुझे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे ताकि आपको सारी अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज के साथ। चैप्टर नंबर 4 का MSTCET में कितना वेटेज है? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है। 4 MCQs तो कंफर्म पकड़ के ही चलो कि आते ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर MCQs। अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। सो ये रहा आपका पहला MCQ। सब लोग फटाफट से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो और आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना स्टार्ट करो, या एक नोटबुक निकाल के बैठो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आंसर स्टार्ट करो टाइप करना। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। When DNA is transferred from a culture of capsulated streptococcus to a culture of non-capsulated streptococcus, मतलब हमने एक कैप्सुलेटेड यानी कि स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस का DNA, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस का DNA हमने लिया और इसको रफ स्ट्रेप्टोकोकस के DNA के साथ मिक्स किया। तो हमको कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिला? द स्मूथ DNA कन्वर्ट्स द रफ DNA इनटू द स्मूथ टाइप। मतलब देखो क्या बोला गया है, आपने कैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकस लिया यानी कि ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस जिसके बाहर स्मूथ लेयर है, तो इसका DNA आपने रफ टाइप वाले स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर डाला तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिले। यानी कि ये जो फर्स्ट वाले स्ट्रेप्टोकोकस का DNA है ये सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले के जैसे कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? सिर्फ चेंज कर देना, पोजीशन चेंज करना। कॉन्जुगेशन यानी कि दोनों एक साथ मिक्स हो जाना। ट्रांसडक्शन यानी एक टाइप का बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे DNA चेंज हो रहा है। सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या आएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। S strain of S pneumoniae is virulent, smooth and pathogenic and encapsulated. This is true statement. ठीक है। R strain is non-virulent, rough and non-pathogenic and non-capsulated. So this is also true statement. दोनों statement correct है तो आंसर क्या आएगा? Congratulations, the answer is correct. Option number D.
नेक्स्ट ये देखो, ये आपका आर स्ट्रेन है सो इट इज नॉन विरुलेंट, और ये आपका एस स्ट्रेन है सो इट इज अ विरुलेंट स्ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिथ ड्रॉन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स. ग्रिफिथ ने कौन सा कंक्लूजन दिया था हमको अपने एक्सपेरिमेंट से? ग्रिफिथ ने हमको बताया कि बोथ आर स्ट्रेन एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड बिकम विरुलेंट प्रोड्यूसिंग स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट. तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्या ग्रिफिथ ने हमको ये बताया था कि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों विरुलेंट हो गए थे? ना 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 ना, मरा हुआ बैक्टीरिया कभी जिंदा नहीं होता. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, heat killed S strain had transformed R strain to produce smooth polysaccharide coat. This is a true statement. मरे हुए बैक्टीरिया से सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हुआ था जिसके वजह से आपका R strain बैक्टीरिया कोट बना रहा था, यानी रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया के बाहर ऐसी एक स्मूथ लेयर बन गई जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया? एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन देखो, आर स्ट्रेन है ट्रांसफॉर्म्ड हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू बिकम विरुलेंट. नो, आर स्ट्रेन ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, एस स्ट्रेन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था आर स्ट्रेन में, आर ने नहीं किया था. ओके, आर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. So this is also false. None of the strains become virulent. This is also false. Only option number 2 is the right answer. Next question. Time starts now. Question number 4. From the experiments carried out by Avery, McLeod and McCarty by using various enzymes, which of the following results prominently proved that DNA is the transforming principle? तो एंजाइम ऐसे जो यूज किया था एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने, तो कौन से एंजाइम से पता चला कि हमारा जो एस स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिखा रहा है? प्रोटीएज एंजाइम लिया तो उससे पता नहीं चला कि ट्रांसफॉर्मेशन किसके वजह से हो रहा है. आर टाइप बैक्टीरिया और एस टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया तो विरुलेंट स्ट्रेन मिला. प्रोटीएज एंजाइम लिया तो भी विरुलेंट स्ट्रेन मिल रहा है, मतलब इधर पे भी माइस की डेथ हो रही है और इधर पे भी माइस की डेथ हो रही है. जब हमने आरएनएज एंजाइम लिया तो भी माइस की डेथ हो रही है, लेकिन जब हमने डीएनएज एंजाइम लिया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया. एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका माइस इधर पे जिंदा रह गया, और माउस जिंदा था यानी कि डीएनए ही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये कंफर्म हुआ. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डीएनए वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अच्छा, ना रहेगा डीएनए ना मरेगा चूहा, सो डीएनए ही अपना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5. Which of the following observations were made in Hershey-Chase experiment when the radioactive viruses were allowed to infect E. coli? रेडियोएक्टिव वायरस यानी कि हमने दो बैक्टीरियोफाज लिए थे, एक में हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डाला, एक में हमने रेडियोएक्टिव सल्फर डाला. फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है. तो ई कोलाई विच वर इन्फेक्टेड बाय वेरियस वायरसेस विथ रेडियोएक्टिव डीएनए बिकेम रेडियोएक्टिव. क्या बोला गया हमको इधर पे कि कौन से इकोलाई में रेडियो एक्टिविटी देखने मिली? जिसमें हमने रेडियो एक्टिव डीएनए डाला था. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. आपको क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, तो आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वाला ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट, इकोलाई विच वर इन्फेक्टेड by viruses with radioactive protein did not become radioactive. So this is also true statement. जिस E. coli में हमने रेडियोएक्टिव सल्फर डाला था वो E. coli रेडियोएक्टिव नहीं दिखा, सिर्फ ये वाला E. coli रेडियोएक्टिव हुआ. मतलब समझो ये अपना बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये अपना बैक्टीरियोफाज है. तो जिसमें हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डाला वो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव हुआ, जिसमें हमने सल्फर डाला वो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं हुआ. करेक्ट. सो option number 2 is also correct. E. coli which were infected by viruses with radioactive DNA did not become radioactive. This is a false statement. Option number 4 is also false statement. So 1 or 2 आपका right answer है. Next question. Timer starts now. In the experiment performed by Hershey and Chase, viruses grown on radioactive phosphorus medium contained radioactive DNA but not radioactive protein. Assertion में क्या दिया गया है कि वायरसेस को, जिस वायरसेस को हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था उनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था बट रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था. करेक्ट, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस वेरस प्रोटीन डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस. तो जहां पे फॉस्फोरस रहता है, देखो डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन के पास सल्फर होता है, तो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस किधर जाएगा? डीएनए में जाएगा, ये प्रोटीन में तो जाएगा नहीं. सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. और ये जो रीजन है ये इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Read the following statement and select the correct option. In prokaryotes like E. coli, cell size is almost 2 to 3 micron long. Okay. Prokaryotes do not have well organized nucleus. It is without nuclear membrane. This is true. This is true.
थर्ड स्टेटमेंट देखो, द न्यूक्लियोइड इज स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्ड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए, ये करेक्ट है. विच इज 1100 मिलीमीटर्स, नो दिस इज रॉन्ग. प्रोकैरियोट्स का डीएनए आपका कितना होता है, 2 to 3 माइक्रॉन्स का होता है, 1100 का नहीं होता है. और ये आपके ह्यूमंस के डीएनए का बेस पेयर है. दिस इज नॉट प्रोकैरियोट्स का डीएनए का बेस पेयर. सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट, a given double stranded DNA molecule is 1 lakh base pair long. समझो ऐसा कोई डीएनए स्ट्रैंड है और इसके पास 1 लाख बेस पेयर है. ये 1 बेस पेयर, ये 2 बेस पेयर, ये 3 बेस पेयर, ये 4 बेस पेयर, ये 5 बेस पेयर, ऐसे 1 लाख बेस पेयर्स हैं. तो इस डीएनए का लेंथ क्या होगा? आपको एक फॉर्मूला दिया है. डीएनए की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक फॉर्मूला दिया है, ये देखो. द डीएनए लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स. कितना बेस पेयर बोला हमको? 1 लाख बेस पेयर बोला, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स. ये देखो आपके 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर्स. सो 1 लाख इंटू 0.34. तो क्या आएगा इसका आंसर? समझो आपने एक 0 इधर ले लिया, तो इसको मैंने लिख दिया 3.4. अब इधर बचा 4 0. तो वो 4 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁴. सो आंसर क्या आएगा इधर पे? 3.4 इंटू 10⁴. अगर आप इधर पे 10⁵ लिखते हो तो ये वापिस से 0.34 हो जाएगा. समझो एज इट इज 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 है, ठीक है, और इसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको मैं डायरेक्ट 0.34 इंटू 10⁵ नैनोमीटर्स ऐसा लिख सकती हूँ. करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, study the statements given below and select the correct option. So the loosely packed dark staining transcriptionally inactive region of chromatin is called as euchromatin. आपका जो लूजली पैक्ड डीएनए होता है वो डार्क स्टेनिंग नहीं दिखाता, वो लाइट स्टेनिंग दिखाता है. लूज डीएनए लाइट स्टेनिंग करता है और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए होता है, उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट, द डेंसली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो डीएनए टाइटली पैक्ड होता है वो इनएक्टिव डीएनए होता है. इधर उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दिया है और वो डार्क स्टेनिंग दिखाता है, उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ये देखो, ये लूज डीएनए है, ये एक्टिव डीएनए है और ये लाइट स्टेनिंग करेगा. ये टाइट डीएनए है, ये इनएक्टिव डीएनए है और ये डार्क स्टेनिंग करेगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. The unit of DNA in which replication occurs is called replicon. मतलब समझो ऐसा अपना डीएनए है, अब इधर पे रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे रेप्लिकॉन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. In eukaryotes there is only one replicon. However in prokaryotes there are several replicons in tandem. Tandem मतलब repeat. देखो यूकैरियोट्स के पास बहुत सारा रेप्लिकॉन होता है क्योंकि यूकैरियोट्स का डीएनए बड़ा होता है, सो इधर पे मैनी आएगा. और प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं तो इनके पास सिर्फ एक रेप्लिकॉन होता है. सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आपका यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इज. जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके इधर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा देते हैं. जैसे दरवाजा खोलने के बाद आपका दरवाजा बार बार बंद होता है तो आप उधर पे कैसे कुछ पत्थर अटका देते हो या मैट अटका देते हो ताकि दरवाजा बंद ना हो. ओके अभी तो मैग्नेट आ जाता है, मैग्नेट की मदद से हम दरवाजा स्टॉप कर देते हैं. तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट डीएनए को वापस साथ में नहीं आने देता. इट कीप्स अनकॉइल्ड डीएनए सेपरेटेड. सेकेंड वाले ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर क्यों नहीं आएगा? रेजिस्ट अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए अंडर नॉर्मल कंडीशंस. इसके लिए कोई कंडीशंस मैटर नहीं करता. एसएसबीपी का हमेशा एक ही फंक्शन है, इट विल कीप द सेपरेट डीएनए अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. चाहे नॉर्मल कंडीशन हो चाहे कोई भी कंडीशन हो, इधर पे नॉर्मल कंडीशन का कुछ नीड नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए प्राइमर इज मस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन एज इट डज व्हाट. हमने देखो क्या पढ़ा था, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये अपना एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और ये अपना स्ट्रैंड है 3' to 5'. तो हमने क्या बोला था कि जो नया स्ट्रैंड बनता है, जो आरएनए प्राइमर होता है,
वो हमेशा किधर अटैच होता है, 3' वाले एंड के पास। समझो ये आपका आरएनए प्राइमर है, ये 5' to 3' के डायरेक्शन में अटैच हुआ है। अब ये आरएनए प्राइमर के पास आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो आरएनए प्राइमेज का काम होता है या आरएनए प्राइमर का काम होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करना और डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये देखो आरएनए प्राइमर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट कर रहा है और डीएनए पॉलीमरेज उसको बाइंड करते जा रहा है। इज दिस करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड। ये देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किधर पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, 3' डायरेक्शन में। ये आपका 5' to 3' है। सो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' के डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि अपना जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इधर पे नाइट्रोजन बेस होता है फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिर इधर पे फिफ्थ कार्बन और इधर पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो थर्ड कार्बन पे हमेशा अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सो और फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर आएगा नहीं और सी भी इसका आंसर आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिर्फ सी टर्मिनल लिख के कुछ फायदा नहीं है। सी टर्मिनल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आपका नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने ये डिटेल में पढ़ा है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो इधर पे भी आपको वही चीज दिखाई है, न्यू स्ट्रैंड 3' डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। चलो, Which of the following correctly represents the manner of replication of DNA? अब भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। ये अपना 5' है, ये अपना 3' है, ये अपना 3' है, ये अपना 5' है। इधर पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा, करेक्ट, और इधर से आपको लीडिंग स्ट्रैंड मिलेगी और दूसरे स्ट्रैंड में इधर पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा, फिर इधर पे आपका नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर से नया आरएनए प्राइमर आएगा, फिर से नया स्ट्रैंड बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपको क्या देखना है, ये देखो 3' के सामने 5' होना चाहिए। ये देखो 3' के सामने 5' है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग आएगा, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन देखो, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखो 3' के सामने 5' होना चाहिए, ये वाला करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इधर पे डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है। तो थर्ड ऑप्शन देखो 3' के सामने 5' होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यू स्ट्रैंड होता है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग हमेशा टुवर्ड्स द फोर्क जाता है और लैगिंग स्ट्रैंड अपोजिट फोर्क जाता है। तो ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। इधर देखो 3' के सामने जो 5' है वो फोर्क के पास जा रहा है और लैगिंग स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पे दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव। करेक्ट, एक पुराना स्ट्रैंड एक नया स्ट्रैंड। तो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन हम करते हैं तो इसमें हमको जो 2 डॉटर डीएनए मिलते हैं उसमें एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, एक स्ट्रैंड नया रहता है। सो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अपना डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो अगर अपने डीएनए का सीक्वेंस ATTGC है, तो हमने क्या पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, एडिनाइन विल ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन एंड ग्वानाइन विल ऑलवेज बाइंड विथ साइटोसिन। तो ए के साथ हमेशा टी आएगा। सो ए के साथ क्या आएगा, टी। टी के सामने क्या आएगा, ए। टी के सामने क्या आएगा, ए। जी के सामने क्या आएगा, सी। और सी के सामने क्या आएगा, जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल। टडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The strand of DNA which is transcribed is called as what? देखो हमने क्या पढ़ा है, हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, समझो ये अपना स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, और इधर पे ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। ओके, इधर पे जो मैसेजेस है सेम मैसेजेस का हमको mRNA बनाना है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड किसको देख के बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बना है। ये अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बना है, तो मुझे जो mRNA बनाना है वो भी मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही बनाऊंगी। सो द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड, हम किसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ताकि हमको सेम टू सेम कोडिंग स्ट्रैंड जैसा सीक्वेंस मिले।
समझो आपको चाबी का छाप बनाना है, तो ओरिजिनल चाबी का आप टुकड़ा करके नया चाबी नहीं बनाओगे, ओरिजिनल चाबी को साबुन पे चिपकाओगे और उसका नया कॉपी बनाओगे। सो यहाँ पे सेम अपना मूवीज का लॉजिक यूज हुआ है। कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा हमको एमआरएनए बनाना है, तो कोडिंग स्ट्रैंड किससे बनाया था? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? एंटीसेंस स्ट्रैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Structural genes in eukaryotes have interrupted non-coding sequences known as exon. रॉन्ग, घंटी बजी। देखो हमने क्या पढ़ा है, जब हमारा mRNA बनता है तो इसमें कुछ सीक्वेंसेस कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और कुछ ऐसे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये बीच बीच का गंदा सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको इंट्रॉन बोलते हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको एक्सॉन बोलते हैं। तो दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, नॉन कोडिंग, कोडिंग। ओके चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट डज द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स। ये डायग्राम में हमको क्या पता चल रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब हमारे पास जो एमआरएनए बना है इसको हम प्योर कर रहे हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए किसके मतलब प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये किधर होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है कि यूकैरियोट्स में होता है? प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए है, उनके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करने लायक है ही नहीं, इतना सा तो वो सेल होता है। तो प्रोसेसिंग हमेशा यूकैरियोट्स में होती है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका डीएनए बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ट्रांसक्रिप्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाया, सो दिस इज करेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन यूकैरियोट्स। ओके, मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि एक सिस्ट्रॉन, एक स्ट्रक्चरल, ये एक रेप्लिकॉन, उसको मोनोसिस्ट्रॉन बोलेंगे। इन प्रोकैरियोट्स द प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स अंडरगो स्प्लाइसिंग। देखो ये भी ट्रू है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, प्रोकैरियोट्स का स्टेटमेंट हमेशा झोल होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या बोला है? जो आपका प्राइमरी आरएनए है उसका हम स्प्लाइसिंग करते हैं। अब भी हमने क्या पढ़ा कि हम किसका स्प्लाइसिंग करते हैं? ये देखो, ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रहा है ये किसका हो रहा है? यूकैरियोट्स का हो रहा है। तो प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होगा क्या? नहीं होगा। सो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या जब हम ये अपना एमआरएनए बनाते हैं, तो इधर पे जो अपना सिग्मा पॉलीमर होता है, ये देखो इधर पे अपना सिग्मा पॉलीमर जो बाइंड होता है ये प्रमोटर रीजन के पास जाके चिपक जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओनली ऑप्शन नंबर डी, सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोला गया हमको इधर पे कि यूकैरियोट्स में अपना जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। बेटा एमआरएनए देखो, ये आपका समझो, ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल जीन है और ये दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। तो इससे एक एमआरएनए बना और इससे एक एमआरएनए बना, तो एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन बनाएगा, यानी कि एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होता है, यूकैरियोट्स का डीएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, इधर पे डीएनए आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक एमआरएनए कैरीज ट्रिपलेट कोडॉन्स कोडिंग फॉर सेवरल प्रोटीन्स। आपके एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं, करेक्ट है, एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं, दिस इज करेक्ट। बट एक एमआरएनए से सिर्फ एक ही प्रोटीन बनता है, बहुत सारे प्रोटीन नहीं बनते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in genetic coding triplet of nitrogen bases make possible 64 types of codons. A doublet codon system would have been made possible। देखो अपने पास 4 नाइट्रोजन बेस है, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो अगर एक नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड बना तो इसको सिंगलेट कोडॉन बोलते हैं, मतलब एक नाइट्रोजन बेस विल गिव यू 1 अमीनो एसिड। अगर आपने दो नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज किया तो आपको 16 अमीनो एसिड मिलेगा, और अगर आपने मतलब 16 टाइप्स ऑफ कोडॉन मिलेगा, ये एक कोडॉन, ये 16 कोडॉन। और अगर आपने 3 का कॉम्बिनेशन यूज किया, 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज किया, तो आपको 64। देखो वहाँ इधर देखो, आपको सिंपल कैलकुलेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन बेस यूज किया, यहाँ पे हमने 2 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज किया, इधर हमने 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज किया। तो जब आप डबलेट कोडॉन बनाते हो तो आपको कितने कोडॉन्स मिलते हैं? 16 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ। जेनेटिक कोड के पास क्या होता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ yes 64 codons each with 3 nucleotide।
देखो 4 कोडॉन्स नहीं आएंगे, 16 कोडॉन्स नहीं आएंगे। कौन सा जेनेटिक कोड हम फॉलो करते हैं, ये देखो, ओनली ट्रिपलेट कोड इज फॉलोड, यानी कि इट इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए ट्रिपलेट कोडॉन बेस्ट माना जाता है। तो 64 कोडॉन्स यूज करते हैं हम, और एक कोडॉन में कितना नाइट्रोजन बेस होता है, 1 कोडॉन कंटेन्स 3 नाइट्रोजन बेस, जिससे हमको एक अमीनो एसिड मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द mRNA AUG CAG blah 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 recognizes 4 अमीनो एसिड्स। देखो इससे एक अमीनो एसिड बनेगा, इससे 2, इससे 3 और इससे 4 अमीनो एसिड बनेगा। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द कोड रेफर्ड टू एज। इससे हमको क्या पता चल रहा है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है वो तो ठीक है, ये डबलेट कोडॉन है क्या, नो, ट्रिपलेट कोडॉन है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड बन रहा है, सो इट इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड एम्बिगिटी नहीं होता है, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है। हाँ, इससे क्या पता चल रहा है दैट दिस इज अ कॉमा लेस जेनेटिक कोड। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सैलिटी का इधर पे कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्सल तो वो हर जगह पे होता है, बट मोस्टली यूनिवर्सल बोला गया है, मोस्टली यूनिवर्सल बोला गया है। कॉमा लेस ये सब में कॉमन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the two triplet codons UUU and UUC specify same amino acid, that is phenylalanine. This property of genetic code is called as what? देखो अगर आपको कोई एक अमीनो एसिड चाहिए, ये इस दुकान में आपको नहीं मिली तो आप इस दुकान में जाके लेते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, करेक्ट। लेकिन ये वाला जो कोडॉन है वो यही अमीनो एसिड बनाता है, इसको बोलेंगे नॉन एम्बिगस नेचर। यानी कि मेरे पास पार्ले जी बिस्किट नहीं है तो आप दूसरे दुकान पे जाके पार्ले जी बिस्किट ले लोगे, तो आपको पार्ले जी बिस्किट से मतलब है, दैट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यानी अमीनो एसिड चाहिए किधर से भी मिले, लेकिन मैं तो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही बेचती हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ, तो उसको मैं बोलूंगी नॉन एम्बिगस नेचर, यानी मैं इधर उधर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचूंगी, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बनाता है, दैट इज नॉन एम्बिगस नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a genetic code is degenerate, one codon codes for only one particular amino acid. A genetic code is degenerate, this is correct. Okay, one codon code for one amino acid, this is non ambiguous nature, ये आपका नॉन एम्बिगस नेचर है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, but R is not the correct explanation of A, because this is degeneracy, this is non-ambiguous nature. So both A and R are true statement, but R is not the explanation of A. जैसे कि समझो अगर मैं आपको बोलूँ I like biology and I am a good dancer, तो ये दोनों अलग अलग क्वालिटीज है, दोनों सच है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये देखो जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी एंड नॉन एम्बिगस, दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ओके चलो फाइनली हमने कुछ 25-27 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करके काफी मजा आया होगा। आपको एनसीईआरटी वाले चैनल पे भी वीडियो मिलने वाली है, आपके नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सिर्फ नीट 2022 के पीवाईक्यूज होंगे, मतलब 2022 के बच्चों के लिए पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो फटाफट से नीट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अब आपके लिए एमसीक्यू वीडियोस आते रहेंगे। फिजिक्स के एमसीक्यूज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अगर नहीं देखोगे तो सर बंद कर देंगे अपलोड करना, इसीलिए फिजिक्स के एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। एंड आपके लिए हमने एंटरटेनिंग चैनल बनाया है, दैट इज लाइव्स बफरिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे अमेजिंग एंटरटेनिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल लाइव्स बफरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आपके प्यार और सपोर्ट से हमारे 75,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये कांग्रेचुलेशंस टू आवर स्मॉल ज्ञान लैब फैमिली फ्रॉम अस, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, जल्दी जल्दी अपने को 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो आपके लिए धमाकेदार शाउट आउट होगा और गिव अवे होगा। Stay tuned with our channel, join Telegram group for regular notifications, and I'll see you very soon. All the best. MST CET की तैयारी फुल शोरों से करो, फुल जोश से करो, क्योंकि जून में आपके लिए स्पेशल सरप्राइज लॉन्च होने वाला है। बस अभी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। So bye bye everybody, टाटा, see you, have a good day, take care, thank you.